हेलो बच्चों, माय नेम इज ओम सौरभ। और लास्ट जो क्लास हमारा था इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें मैंने आपको क्लास 10th बायोलॉजी का लगभग सारा जो चैप्टर है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड जो भी इन्वॉल्व टॉपिक्स है सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया था। इनफैक्ट मैंने हर एक टॉपिक के बारे में जो एलिमेंट्री आइडिया है वो भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब हम चैप्टर प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे देन वी विल ट्राई टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व इन दैट चैप्टर। मतलब हम लोग थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और ये बात हम भी जानते हैं कि क्लास 10th का बायोलॉजी जो है उसका बहुत सारा टॉपिक जो होता है वो क्लास 12th के बायोलॉजी से डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है। इसी का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन जो है क्लास 12th का बायोलॉजी। तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम अपने आप को इन्फॉर्मेटिव बनाना चाह रहे हैं, ताकि आपको सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो पता चले ही, साथ ही अगर कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको जानना क्लास 12th या क्लास 11th के बायोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम उन टॉपिक्स को भी प्रयास करेंगे कि चैप्टर को पढ़ाने के दौरान ही उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें। ठीक है, तो हम आज फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12th बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही केयरफुली आपको सारा टॉपिक को सुनना है और अच्छे तरीके से नोट्स लेना है, बिकॉज़ ये सारा नोट्स जो है वो जब आप नीट के प्रिपरेशन में आगे जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। ओके, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है क्लास 10th के बायोलॉजी का, उसको हम अगर एनसीईआरटी बुक को आप देखेंगे तो उसने जो है मर्ज किया हुआ है चैप्टर्स को। मतलब जो बॉटनी वाला हिस्सा है, प्लांट वाला जो हिस्सा है, उसको जूलॉजी या एनिमल वाले हिस्से के साथ उसने मर्ज कर दिया है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए और आप लोगों की सुविधा के लिए हम थोड़ा इसको बाइफरकेट करेंगे। पहले हम जूलॉजी वाला जो सेक्शन है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन रिस्पायरेशन के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेशन के बारे में और ह्यूमन एक्सक्रीशन के बारे में पहले पढ़ लेंगे। जब ये सारा कंसेप्ट हमारा बिल्कुल जो है वो हमारी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल हमारा कमांड हो जाएगा, हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी करें इसके ऊपर, और फिर जो है हम जूलॉजी से बॉटनी की तरफ जाएंगे और फिर आपको जो है एक हॉलिस्टिक वे में बॉटनी के सारे टॉपिक्स को हम पढ़ा देंगे। तो आपके लिए भी याद रखना काफ़ी आसान होगा, समझना काफ़ी आसान होगा और वो काफ़ी जो है आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके बच्चे, तो लाइफ प्रोसेस में जो जूलॉजी वाला सेक्शन है क्लास 10th के लिए, जो एनिमल वाला सेक्शन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच वी टेक बैलेंस्ड फूड टू perform all the routine or bodily functions, as well as we get energy to repair our tissues, to perform all the biochemical reactions proceeding inside our body. तो अगर न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बैलेंस्ड फूड के द्वारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और उस न्यूट्रिएंट की मदद से जो हमें एब्जॉर्बेबल एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी की मदद से हम अपने बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को, जैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, रीजनरेशन, इन सारे ही रिपेयर, इन सारे ही प्रोसेस को जो है हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें हम प्राप्त करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से कहने का मतलब है मेरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ये तीन हमारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, लार्जर, तो ये हमारा बैलेंस्ड फूड का लार्जर प्रोपोर्शन डेवलप करता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो ये जो है डायरेक्टली हमें एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए और बॉडी का इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ताकि वो
डिजीज़ के साथ जो है सही तरीके से फाइट कर सके, उसके लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम देखते हैं मिनरल्स को, वाइटामिन्स को। ये हमें डायरेक्टली न्यूट्रिशन तो नहीं, एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता है। बेसिकली ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को और डिजीज़ से बचने में, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट और मिनरल और विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस फॉर्म में जो है वो मौजूद है। और जब ये न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलता है एज ए बैलेंस डाइट के रूप में जब मिलता है, तो इसके मदद से जो है हम अपने बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमको ये सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ये हमको प्रोवाइड करेगा एब्जॉर्बेबल एनर्जी। एब्जॉर्बेबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इस एनर्जी की मदद से जो हमने एब्जॉर्ब किया अपने बॉडी के अंदर, इससे हम अपने बॉडी के अंदर के सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, सेल डिवीजन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब क्या हुआ? नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब हुआ कि आपके बॉडी का कोई भी नर्व इम्पल्स जो कि स्टिमुलाई से जनरेट होता है, उसके लिए हम किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और वो कैसे हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की मदद से पहुंच रहा है, उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनके रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डैमेज टिश्यू का रिपेयर एंड रीजनरेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसके लिए भी ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस आप देख रहे हैं, ये सभी जो है न्यूट्रिएंट्स के द्वारा जो एनर्जी हमारे बॉडी को मिल रहा है, उसके द्वारा ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपने जूनियर क्लासेस में काफ़ी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, इसलिए बहुत परेशान होने वाली बात है नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अगर बच्चे हम देखें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, तो हम कह सकते हैं ऑटो का मतलब क्या हुआ? ऑटो का मतलब हुआ सेल्फ, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर कर सकता है। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसे डिफाइन करें इसको? When nutrition is developed by organism itself without any dependency on others। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? अगर न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद ही डेवलप किया जा रहा है और वो किसी और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने न्यूट्रिशन के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अगर हम एग्जांपल की बात करें, बच्चे आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस के अंदर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की मदद से जो है वो सनलाइट के फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को, PAR जिसको कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन,
PAR को आराम से कैच करते हैं और अपने फूड का प्रिपरेशन खुद से कर लेते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक सिस्टम भी काम करता है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा P680 एंड P700 के बारे में। ये दो सिस्टम जो है डाइवर्स वेवलेंथ पे PAR रेडिएशन को कैच करके फूड का प्रिपरेशन करने में मदद करते हैं ग्रीन प्लांट्स को। तो यहाँ पर किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहला रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन की तरफ जाएं, इट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात ये भी है यहाँ पर कि ये हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ऑलमोस्ट उल्टा है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट है, जैसे ह्यूमन बींग्स, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी फूड कंज्यूम करता है उसके लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। वो सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। उसके बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है जिसकी मदद से अपना फूड वो खुद प्रिपेयर कर ले। वो कम्प्लीटली जो है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनके पास फोटोसिंथेटिक पावर नहीं होती, जिसके कारण वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हमारा जो सेकेंड टर्म है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम कह सकते हैं व्हेन, आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। व्हेन न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर्स। अगर आप न्यूट्रिशन को किसी और के बॉडी से डिराइव कर रहे हैं देन इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या किसी और के द्वारा आप डिराइव कर रहे हैं देन इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। तीसरे प्रकार के अगर न्यूट्रिशन के बच्चे बात करें, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। अब बात यहाँ पर यह है कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन derived from dead plants and animals। अगर डेड प्लांट एंड एनिमल्स से न्यूट्रिशन को डिराइव्ड किया जा रहा हो, प्राप्त किया जा रहा हो, तो उस प्रकार के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि प्लांट और एनिमल जो कि मर चुके हैं, डेड हैं, जिनका शरीर जो है वो डिग्रेडेड है, टूट रहा है, वहाँ से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे कैटाबॉलिज्म चल रहा है, वहाँ पर फ्रैगमेंटेशन चल रहा है, वहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप होकर, या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ मिक्सअप होकर के सॉइल सरफेस के नीचे परकोलेट कर रहे हैं, जिसको एल्यूविएशन कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर प्रोसीजर वहाँ चल रहा है, वहाँ पे अगर डेड प्लांट है तो वहाँ पे ह्यूमिफिकेशन हो रहा है, ह्यूमस का निर्माण हो रहा है, दैट ब्लैक कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड विच एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि अगर कोई प्लांट का बॉडी अगर डिग्रेड हो रहा है और एनिमल का बॉडी अगर डिग्रेड हो रहा है, डिकम्पोजिशन का प्रोसीजर अगर वहाँ पर चल रहा है, और उस समय उस डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और कैटाबॉलिक रिएक्शंस वहाँ पर वर्क कर रहा है, डाइजेस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब उनके बॉडी को तोड़ रहे हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रस आउट कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमिफिकेशन होता है और मिनरलाइजेशन होता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है काले कलर का एक ब्लैक एमॉर्फस क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस होता है जो कि मिट्टी के अंदर पाया जाता है, और उसको रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब भंडार कहते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए भंडार कहते हैं क्योंकि उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना
माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ वेरी रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल है। और जो डिग्रेडेड एंड डिकम्पोज्ड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स बाहर की तरफ आ रहा है, वहाँ पे वो मिनरलाइजेशन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर दे रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है, वो सारा प्रोसेस जो होता है सेपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर होता है। और अगर हम बात करें बायोमास ट्रांसलोकेशन, मैं लास्ट चैप्टर जब पढ़ाऊँगा आपको क्लास 10th का आवर इकोसिस्टम सॉरी आवर इन्वायरमेंट, जब मैं उसमें इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो जब हम डिकम्पोजिशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे वर्ल्ड का जो मोस्ट ऑफ द लिविंग मटेरियल है दैट इज़ बायोमास, वो किस तरीके से सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा या डिट्राइटस फूड चेन के द्वारा ज़्यादा मात्रा में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर मूव करता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो वो चीज़ें सेपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वहाँ पर प्ले कर रहा है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया, मैंने आपको न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में बताया, जैसे कि मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशन जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी प्राप्त करता है। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो जो होता है वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है इस मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो मिनरल एंड वाइटामिन्स यहाँ पर आ जाएगा। वाइटामिन्स हमें डाइवर्स टाइप के डिजीज़ से बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं वाइटामिन ए की। वाइटामिन ए जो है उसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, और ये हमको जीरोफ्थैल्मिया नाम के डिजीज़ से बचाने का काम करता है। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ से बचाता है ये वाइटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं। तो उन अलग अलग विटामिन्स का अलग अलग फंक्शन है। मैं ट्राई करूँगा कि जब मैं चैप्टर ये कंप्लीट जब हमारा होगा लाइफ प्रोसेस, तो थोड़ा सा अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम निश्चित रूप से आपको टाइप्स ऑफ विटामिन और उसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में ज़रूर एक छोटा सा क्लास ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो सीनियर क्लासेस में जाकर के भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, जो एनिमल वाला सेक्शन है लाइफ प्रोसेस का, डाइजेशन हम स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट किया है मैंने। उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में बताया, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो है थोड़ा सा हम डाइजेशन के बारे में आपको बताते हैं, ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके एनसीईआरटी के अंदर बच्चे क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। उसको थोड़ा हम डिस्कस पहले कर दें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल का बना हुआ हो और उसके बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को उसी एक पार्टिकुलर सेल के द्वारा परफॉर्म कर दिया जाता है। वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वहाँ पर कोई एडवांस मैकेनिज़्म नहीं है। बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को पूरा करने के लिए सिंगल सेल है, सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसी के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम सिंपली देखें अमीबा के स्ट्रक्चर को, काफ़ी पॉलीमॉर्फिक होता है, डाइवर्सली जो है अपने स्ट्रक्चर को ये चेंज कर सकता है। देखेंगे बच्चे ध्यान से, अमीबा के न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर अमीबा के बॉडी के आसपास कोई फूड पार्टिकल अगर है तो अमीबा के सेल सरफेस पे, अगर ये अमीबा का सेल सरफेस है तो यहाँ पे आपको कुछ फिंगर लाइक, कुछ उंगली जैसा बाहर की तरफ निकला हुआ प्रोजेक्शंस नज़र आ रहा है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये जो अमीबा के सेल सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद है,
इन फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन को हम सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब फॉल्स होता है और पोडिया का मतलब होता है फिट, फॉल्स फिट भी आप इसको कह सकते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अमीबा के बॉडी के बाहरी सरफेस पर या सेल सरफेस पर मौजूद है, वह आसानी के साथ इन फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर सकता है। और ट्रैप करने के बाद एक प्रोसेस है यहाँ पर जिसको हम कह सकते हैं या कहते हैं इंडोसाइटोसिस। मैं थोड़ा और साफ साफ लिखता चलूं, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? इंडो का मतलब अंदर। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अमीबा के सेल सरफेस के बाहरी पार्ट पर मौजूद है, या इस फूड मॉलिक्यूल को ट्रैप कर रहा है, पकड़ रहा है और पकड़ के इसको अंदर की तरफ खींच के ले जा रहा है। जब इसको, और ये जो अंदर की तरफ अमीबा के सेल सरफेस के अंदर की तरफ जो फूड मॉलिक्यूल जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये अंदर की तरफ गया और अंदर में जो है वैक्यूल्स मौजूद है, वैक्यूल्स। और ये जो वैक्यूल है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड पार्टिकल जो यहाँ पर ट्रैप किया गया है, जो भी फूड पार्टिकल को यहाँ पर ट्रैप किया गया है, उन फूड पार्टिकल्स को पकड़ के अंदर की तरफ ले जाने के लिए है। और ले जाने के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे, वहाँ कैटाबॉलिक फंक्शंस पूरा किया जाएगा और न्यूट्रिशन को वहाँ से जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स को अंदर खींच के ले जा रहा है और यहाँ पर ये फूड मॉलिक्यूल्स को पकड़ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसको हम फूड वैक्यूल कह सकते हैं। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना वर्क पूरा कर लेगा, काम कंप्लीट करेगा। और जब ये काम को कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स को इसने डिग्रेड या डिकम्पोज या कैटाबॉलिक फंक्शन, फ्रेगमेंटेशन, कुछ भी करके जो भी न्यूट्रिशन इसने प्राप्त किया है, उस न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी बचा हुआ जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा वो बाहर निकालेगा। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जब वो बाहर निकालेगा तो जो स्ट्रक्चर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में उसको हेल्प करेगा ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकाला जाए एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। और जब यह एक्सोसाइटोसिस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर की तरफ निकालेगा, तब वहाँ पर जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा for the excretory and osmoregulatory function, for the excretory and osmoregulatory function, मतलब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करने के, मैंने एक्सक्रीशन के बारे में बताया था आपको, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इनसाइड बॉडी। तो इन दोनों ही प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जो है या अपने अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो बॉडी से बाहर निकालेगा। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन अमीबा या डाइजेशन अमीबा में देखें तो सिंपल कह सकते हैं कि एक काफ़ी इरेगुलर सा एक पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बॉडी का सारा जो इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शन होगा वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर इसके सेल सरफेस के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया या फॉल्स फिट के नाम से जानते हैं। या फूड वैक्यूल को जो है वो ट्रैप करेगा, पकड़ेगा, उसको खींच के इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा अंदर की तरफ लेकर के जाएगा। फूड वैक्यूल के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होंगे जो कि उस फूड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के तहत कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा।
by the process of exocytosis. This is the way of nutrition in case of amoeba. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को शुरू करेंगे।